वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफिया फार्मा। तो आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी का एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फार्माकोथेरेपेटिक्स। तो आज का टॉपिक है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज ब्लड प्रेशर। जब तुम्हारा ब्लड आर्टरी में फ्लो करता है तो वो एक प्रेशर लगाता है आर्टरी के वॉल पे। उसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। इसको तुम रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझ सकते हो। जब तुम्हारे पाइप में पानी फ्लो करता है तो वो पानी भी पाइप की वॉल पे कुछ प्रेशर लगाता है। तो उसी तरह जब तुम्हारे आर्टरी में ब्लड फ्लो करता है तो वो भी आर्टरी के वॉल पे कुछ प्रेशर लगाता है। उसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। इट हैज टू वैल्यू, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब होता है जब तुम्हारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब तुम्हारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तो जितना प्रेशर तुम्हारे आर्टरी के वॉल पे लगता है उसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसका नॉर्मल रेंज होता है 120 mmHg। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब होता है जब तुम्हारा हार्ट रिलैक्स कंडीशन में होता है, जब तुम्हारे हार्ट में ब्लड फिल हो रहा होता है, ब्लड भर रहा होता है, तो उस कंडीशन में जितना प्रेशर तुम्हारे आर्टरी के वॉल पे लगता है उस प्रेशर को कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसका नॉर्मल रेंज होता है 80 mmHg। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर। जब तुम्हारा ब्लड आर्टरी के थ्रू फ्लो कर रहा तो वो ज़्यादा प्रेशर लगा रहा आर्टरी के वॉल पे, तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर, तुम्हारा ब्लड आर्टरी के वॉल पे ज़्यादा प्रेशर लगा रहा। इसका भी दो वैल्यू होता है, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। सिस्टोलिक हाइपरटेंशन मतलब होता है जब तुम्हारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा, जब तुम्हारा हार्ट ब्लड को पंप कर रहा तो वो आर्टरी के वॉल पे ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। उस कंडीशन को कहेंगे सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। और तुम्हारा बीपी 120 mmHg से ज़्यादा होगा। डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, जब तुम्हारा हार्ट रिलैक्स कंडीशन में है, जब तुम्हारे हार्ट में ब्लड फिल कर रहा तो वो आर्टरी के वॉल पे ज़्यादा प्रेशर लगा रहा। उस कंडीशन को कहेंगे डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mmHg से ज़्यादा होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर मेनली 4 पार्ट में क्लासीफाई होता है, नॉर्मल, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर मतलब जब तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता है, एकदम नॉर्मल रेंज पे रहता है। इस कंडीशन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 120 mmHg, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 80 mmHg। माइल्ड हाइपरटेंशन मतलब हल्का सा हाइपरटेंशन हो जाना, थोड़ा सा भी, स्टार्टिंग फेज है, तो उस कंडीशन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 140 to 159 mmHg, डायस्टोलिक होता है 90 to 99 mmHg। मॉडरेट हाइपरटेंशन ये माइल्ड एंड सीवियर के बीच का होता है, मतलब बहुत कम भी ब्लड प्रेशर नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मॉडरेट है। इस कंडीशन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 160 to 179 mmHg, डायस्टोलिक होता है 100 to 109। सीवियर हाइपरटेंशन काफ़ी ज़्यादा ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, रिस्क होना, खतरा होना, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है इस कंडीशन में आपका ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है मोर देन 180 mmHg और डायस्टोलिक होता है मोर देन 110 mmHg। इटियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन, इटियोलॉजी मतलब होता है कॉज, रीजन, किस वजह से हाइपरटेंशन होता है। फर्स्ट है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल, आपके ब्लड वेसल का छोटा हो जाना, नैरो हो जाना, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाना। देखो तुम रियल लाइफ एग्जांपल से इसको समझो। एक पाइप है जो बहुत छोटा है, बहुत नैरो है, और दूसरा पाइप है जिसका साइज नॉर्मल है, और दोनों में तुम सेम अमाउंट ऑफ वाटर को फ्लो करवा रहे हो, तो तुम देखोगे जो पाइप छोटा है, नैरो है, उसमें वाटर काफ़ी तेजी से फ्लो कर रहा और उसके वाल पे ज़्यादा प्रेशर लग रहा। अब तुम पाइप को आर्टरी से कंपेयर करो। एक आर्टरी है जो बहुत छोटा है, बहुत नैरो है, और दूसरा आर्टरी है जिसका साइज नॉर्मल रेंज पे है, और दोनों में सेम अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो कर रहा। तो जो आर्टरी छोटा है, नैरो है, उसमें ब्लड काफ़ी तेजी से फ्लो करेगा और उसके वाल पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा, तो इसमें हाइपरटेंशन का केस हो जाएगा। जो आर्टरी नैरो है, छोटा है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है। सेकेंड है इंक्रीज हार्ट बीट, दिल के धड़कन का बढ़ जाना। जैसे ही आपका हार्ट बीट इंक्रीज करता है तो आपका हार्ट ज़्यादा ब्लड को पंप करता है, तो इस वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, तो हाइपरटेंशन का केस हो जाता है।
इसको भी रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। एक पाइप है जिसमें 1 लीटर पानी फ्लो कर रहा, दूसरा पाइप है जिसमें 50 लीटर पानी फ्लो कर रहा। अब बताओ किस पाइप के वाल पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा? बहुत ऑब्वियस है, जिसमें 50 लीटर पानी फ्लो कर रहा उसमें ज़्यादा प्रेशर लगेगा। अब तुम पाइप को ब्लड वेसल से कंपेयर कर दो। एक ब्लड वेसल है जिसमें कम ब्लड फ्लो कर रहा तो कम प्रेशर लगेगा उसके वाल पे। दूसरा ब्लड वेसल है जिसमें ज़्यादा ब्लड फ्लो कर रहा तो उसके वाल पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो हाइपरटेंशन का केस हो जाएगा। देखो होता ये है ना, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है, आपका दिल का धड़कन इंक्रीज हो जाता है। उस वजह से आपका हार्ट ज़्यादा ब्लड को पंप करता है। इस वजह से आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, तो हाइपरटेंशन का केस हो जाता है। थर्ड है इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। जैसे ही आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, हाइपरटेंशन का केस हो जाता है। अब आते हैं टाइप ऑफ हाइपरटेंशन पे। इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है इंडोथेलियल सेल। ये वो सेल होता है जो आपके ब्लड वेसल के इनर लेयर में प्रेजेंट होता है। आपके ब्लड वेसल मतलब आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, इसके जो सबसे अंदर का लेयर होता है, जो सबसे इनर लेयर होता है, उसमें जो सेल प्रेजेंट होता है उसको हम इंडोथेलियल सेल कहते हैं। देखो मैंने पिक्चर के थ्रू दिखाया है, ये आपका ब्लड वेसल है और ये सबसे इनर लेयर है, सबसे अंदर का लेयर है। और यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट है इसको हम इंडोथेलियल सेल कहते हैं। सेकेंड है वैसो एक्टिव सब्सटेंस। ये वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो आपके ब्लड वेसल की साइज को कंट्रोल करता है, आपके ब्लड वेसल को डायलेट करता है, वाइड करता है, बड़ा करता है, या फिर आपके ब्लड वेसल को छोटा करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, नैरो करता है। ओवरऑल वैसो एक्टिव सब्सटेंस वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो आपके ब्लड वेसल को छोटा या फिर बड़ा करता है। थर्ड है कार्डियक आउटपुट। इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट इन 1 मिनट। मतलब आपका हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है उसे हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। फोर्थ है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है जो स्ट्रेसफुल या इमरजेंसी सिचुएशन में एक्टिव होता है और बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट मोड पे डाल देता है। सपोज करो तुम्हारे पास एक बहुत इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, तुम्हारे सामने एक जंगली जानवर आके खड़ा हो गया है। अब तुम क्या करोगे? उससे लड़ाई करोगे या फिर वहां से भाग जाओगे? तो ये आपके बॉडी का फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है। तुमने उस जंगली जानवर से लड़ाई किया या फिर भाग गए, फाइट एंड फ्लाइट। फाइट मतलब लड़ाई करना, फ्लाइट मतलब भाग जाना। तो ये आपके बॉडी का फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स क्यों आता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से आता है, जो आपके इमरजेंसी सिचुएशन में एक्टिव हो जाता है। और ये आपके हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, आपके ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, छोटा कर देता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का केस करवा देता है, आपके ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है, आपके हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन पावर के, आपके हार्ट के पंपिंग पावर को इंक्रीज कर देता है। टाइप ऑफ हाइपरटेंशन दो टाइप का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो है बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, सबसे ज़्यादा जो हाइपरटेंशन लोगों को होता है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। और ये कुछ फैक्टर्स की वजह से होता है। फर्स्ट है ओबेसिटी, आपकी बॉडी वेट हद से ज़्यादा बढ़ जाना। सेकेंड है स्ट्रेस, टेंशन लेने की वजह से भी होता है। थर्ड है स्मोकिंग, सिगरेट पीने की वजह से, अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से, फैमिली हिस्ट्री की वजह से। मतलब अगर आपके फैमिली में कभी किसी को हाइपरटेंशन हुआ है तो आपको भी होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज वो डीएनए के थ्रू फैमिली मेम्बर में ट्रांसफ़र कर जाता है। अगर आप साल्ट, नमक बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो भी आपको प्राइमरी हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं। अगर आपका एज 50 प्लस हो गया है तब भी आपको हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज आपका बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक होने लगता है जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है। इटियोलॉजी ऑफ प्राइमरी हाइपरटेंशन। इटियोलॉजी मतलब कॉज, रीजन, किन वजह से आपका हाइपरटेंशन हो रहा प्राइमरी वाला। अभी जो मैंने इससे पहले पढ़ाया था वो फैक्टर्स थे जो आपके हाथ में था, आपके कंट्रोल में था। जैसे ओबेसिटी हो जाना, आपका बॉडी वेट का बढ़ जाना, आपका स्मोकिंग करना, आपका अल्कोहल पीना, आपका स्ट्रेस लेना, आपका टेंशन लेना। ये सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से आपको प्राइमरी हाइपरटेंशन होता था, बट ये सारी चीज़ आपके कंट्रोल्स में थे। अब जो है इटियोलॉजी, कॉज, रीजन, आपके बॉडी में, आपके बॉडी के अंदर क्या क्या हो रहा है जब आपको प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। तो
फर्स्ट है हाइपर एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अभी मैंने आपको जस्ट पहले पढ़ाया था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, आपके बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन में फाइट एंड फ्लाइट मोड पे डाल देता है, जिस वजह से आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, आपका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, आपका ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, छोटा हो जाता है, और ये तीनों वजह से आपका प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। सेकेंड है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ड्यू टू रिलीज ऑफ वैसो एक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम इंडोथेलियल सेल। इंडोथेलियल सेल वो सेल होता है जो आपके ब्लड वेसल की इनर लेयर में, सबसे अंदर के लेयर में प्रेजेंट होता है। ये आपका वाइसो एक्टिव सब्सटेंस को रिलीज करता है, और वाइसो एक्टिव सब्सटेंस वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो आपके ब्लड वेसल के साइज को छोटा या फिर बड़ा करता है। तो देखो हाइपरटेंशन के केस में क्या होगा ना, कि इंडोथेलियल सेल से आपका वाइसो एक्टिव सब्सटेंस रिलीज होगा और आपके ब्लड वेसल को छोटा कर देगा, नैरो कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा। इस वजह से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। थर्ड है इंक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट। मतलब पहले आपका हार्ट जितना 1 मिनट में ब्लड को पंप करता था, अब उससे ज़्यादा ब्लड को पंप करेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। देखो मैंने तुम्हें समझाया है कि 2 पाइप है, एक पाइप में 1 लीटर पानी फ्लो कर रहा, दूसरे पाइप में 50 लीटर पानी फ्लो कर रहा। अब बताओ किस पाइप की वाल पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा। बहुत ऑब्वियस आंसर है, जिसमें 50 लीटर पानी फ्लो कर रहा, जिसमें ज़्यादा पानी फ्लो कर रहा, उस पाइप के वाल पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा। वैसे ही ब्लड वेसल के भी केस में होता है, अगर ब्लड कम फ्लो कर रहा तो ब्लड वेसल के वाल पे कम प्रेशर लगेगा, अगर ब्लड ज़्यादा फ्लो कर रहा, जब आपका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर गया है, जब आपका हार्ट से 1 मिनट में ज़्यादा ब्लड पंप हो रहा तो ज़्यादा ब्लड फ्लो कर रहा, उस वजह से ज़्यादा प्रेशर लग रहा आपके ब्लड वेसल के वाल पे, इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जा रहा, आपका हाइपरटेंशन का केस हो जा रहा। अब आते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन पे। ये लेस कॉमन होता है, मतलब ये कम लोगों को होता है, ये दूसरी डिजीज की वजह से हो जाता है, लाइक किडनी डिजीज या फिर हार्ट डिजीज, या फिर आपके इंडोक्राइन में कोई डिजीज है, या फिर आपको कैंसर हो गया है, या फिर आप कोई ऐसा मेडिसिन खा ली है लाइक एनसेड, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। तो इन सारी वजह से आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरटेंशन, मतलब क्या क्या सिम्टम दिखते हैं जब आपको हाइपरटेंशन होता है। फर्स्ट है हेडेक, आपके सर में दर्द होगा। सेकेंड है डिजीनेस, आपको चक्कर आएगा। थर्ड है चेस्ट पेन, आपके चेस्ट में दर्द होगा। फोर्थ है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आप अच्छे से सांस नहीं ले पाओगे। फिफ्थ है प्रोलॉन्ग हाइपरटेंशन कैन टारगेट ऑर्गन डैमेज, मतलब आपको हाइपरटेंशन लंबे समय तक रह जाता है तो आपके ऑर्गन को डैमेज कर सकता है, लाइक आपके हार्ट को डैमेज कर सकता है, आपके किडनी को डैमेज कर सकता है, आपको स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है। एक बात को नोट करके डालो कि हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको हाइपरटेंशन हो जाता है, बट कोई साइन नहीं होता है, कोई वार्निंग नहीं होता है, कोई सिम्टम नहीं दिखता है आपके बॉडी पे कि आपको पता चले कि आपको हाइपरटेंशन हो चुका है, इसलिए हम इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के केस में कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है। फर्स्ट है डाययूरेटिक, ये फर्स्ट लाइन ड्रग होता है, मतलब ये सबसे ज़्यादा प्रीफर किया जाता है हाइपरटेंशन के केस में। ये करता क्या है ना, कि आपका एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर थ्रू किडनी इंक्रीज कर देता है, मतलब आपके यूरिन के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम एंड वाटर बाहर निकल जाता है, इस वजह से इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है। इंट्रा मतलब इन, वस्कुलर मतलब ब्लड वेसल, आपके ब्लड वेसल का वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है, इस वजह से आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। डाययूरेटिक का एग्जाम्पल है फ्यूरोसिमाइड। एंड है बीटा ब्लॉकर, ये आपके हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, आपके दिल के धड़कन को डिक्रीज करता है, इस वजह से आपका हार्ट ज़्यादा ब्लड पंप नहीं कर पाता है, तो आपका ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है, जिस वजह से आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। बीटा ब्लॉकर का एग्जाम्पल है प्रोपेनॉल। थर्ड है अल्फा ब्लॉकर, इसका एग्जाम्पल है पैराजॉसिन, ये आपके अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है,
और अल्फा रिसेप्टर आपका मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के लिए, आपके ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए, आपके ब्लड वेसल को छोटा करने के लिए आपका अल्फा रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। और अल्फा ब्लॉकर क्या करता है ना, उसी को ब्लॉक कर देता है। जब आपके अल्फा रिसेप्टर ब्लॉक हो गया है तो वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करवा पाता है, आपके ब्लड वेसल को छोटा नहीं करवा पाता है। जब आपका ब्लड वेसल छोटा नहीं होता है तो वो रिलैक्स कंडीशन में होता है, वो डायलेटेड कंडीशन में होता है, तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं करता है। थर्ड है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये क्या करता है ना कि कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। देखो मैंने वीडियो के थ्रू दिखाया हुआ है कि आपके सेल पे एक कैल्शियम चैनल प्रेजेंट होता है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल प्रेजेंट होता है। तो आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इसी को ब्लॉक कर देता है। और जैसे ही ये कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाता है तो आपके सेल के अंदर कैल्शियम नहीं आ पाता है। और कैल्शियम मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है आपके ब्लड वेसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, आपके ब्लड वेसल को नैरो करने के लिए, आपके ब्लड वेसल को छोटा करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। जब कैल्शियम आपके ब्लड वेसल के अंदर नहीं आ पाता है तो आपका ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, तो आपका ब्लड वेसल रिलैक्स कंडीशन में रहता है, तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं कर पाता है। समझे? इसका एग्जाम्पल है वीरापामिल। अब देखो तुम इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझो। एक तुम्हारा महल है जिसके बाहर चौकीदार खड़ा है। चौकीदार का काम क्या होता है कि महल को प्रोटेक्ट करना दुश्मन से। बट तुम्हारा यहाँ पे चौकीदार चोर है। ये बहुत फेमस डायलॉग है कि चौकीदार चोर है। तो वो दुश्मन को अंदर आन देता है और वो दुश्मन तुम्हारे महल को तोड़ फोड़ के कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, छोटा कर देता है। अब तुम समझो कि जो चौकीदार है वही तुम्हारा कैल्शियम चैनल है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है तुम्हारा चौकीदार। और जो बाहर कैल्शियम खड़ा है तुम्हारे सेल के, वो तुम्हारा दुश्मन है। इन जनरल कैल्शियम तुम्हारा दुश्मन नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है तुम्हारे बॉडी के लिए। बट यहाँ पे तुम्हारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है, इस वजह से कैल्शियम तुम्हारे दुश्मन की तरह काम करेगा। तो समझना कैल्शियम तुम्हारा दुश्मन है जो तुम्हारे सेल के बाहर खड़ा है, जो तुम्हारे महल के बाहर खड़ा है। और कैल्शियम चैनल तुम्हारा चौकीदार है जो कि चोर है। अब यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का एंट्री होता है जो हीरो की तरह आता है और तुम्हारे कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देता है, उसी का रास्ता ब्लॉक कर देता है। इस वजह से तुम्हारा कैल्शियम, तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारे महल के अंदर नहीं आ पाता है, तुम्हारे सेल के अंदर नहीं आ पाता है। जब तुम्हारा कैल्शियम तुम्हारे सेल के अंदर नहीं आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है तुम्हारा ब्लड वेसल, तुम्हारा ब्लड वेसल छोटा नहीं होता है। इस वजह से तुम्हारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं करता है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम नहीं होता है। अब समझ आ देखो मैं तुमको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। कैल्शियम तुम्हारा मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल के लिए, तुम्हारे ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और देखो तुम्हारे सेल पे एक वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल प्रेजेंट होता है। तो होता क्या है ना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आता है और इसी वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। और जैसे ही ये कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाता है ना, तो तुम्हारे सेल के अंदर कैल्शियम का एंट्री नहीं हो पाता है, तुम्हारे सेल के अंदर कैल्शियम नहीं आ पाता है। और तुम्हारा कैल्शियम मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। और जैसे ही तुम्हारे सेल के अंदर कैल्शियम आ ही नहीं पाता है तो तुम्हारा ब्लड वेसल रिलैक्स कंडीशन में होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, वो छोटा नहीं होता है। तो जब तुम्हारा ब्लड वेसल नॉर्मल रेंज पे है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, वो छोटा नहीं हो रहा, तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज नहीं करता है। फोर्थ है एसीई इनहिबिटर। इसका एग्जाम्पल है लिजनोप्रिल। ये क्या करता है ना, आपके वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होने देता है, आपके ब्लड वेसल को छोटा नहीं होने देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होने देता है। मैंने जितने भी रियल लाइफ एग्जाम्पल इस वीडियो में बताए हैं उसे एग्जाम में लिख के बताना, बस मैंने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बता दिया है। अब इतने सारे मेडिसिन है, तुम उसको याद कैसे करोगे? तो उसके लिए एक ट्रिक है, ABCD। ए से अल्फा ब्लॉकर एंड ए से ACE इनहिबिटर, और बी से बीटा ब्लॉकर, सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डी से डायूरेटिक। अब तुमको याद भी हो जाएगा। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के केस में क्या क्या लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना होता है? वेट रिडक्शन, अगर आपका वेट हद से ज़्यादा बढ़ गया है तो उसे कम कर लीजिए। योगा प्रैक्टिस कीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, साल्ट का इंटेक कम कर दीजिए, नमक का इंटेक कम कर दीजिए,
शुगर का इंटेक कम कर दीजिए, स्मोकिंग रोक दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट एंड वेजिटेबल खाइए, अल्कोहल का इंटेक कम कर दीजिए या तो फिर पूरी तरह से अल्कोहल को छोड़ ही दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।